के बाद इनके एलजी को यूज करते हुए हम किस तरह वेस्ट वाटर और एयर पोल्यूशन को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में देखेंगे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ एलजी और चंद एग्जांपल्स एलजी की लेंगे कि किस तरह उनसे ट्रीट कर सकते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले आता है कि फैब्रिकेशन है क्या। फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एलजी को यूज करते हुए वेस्ट वाटर से पोल्यूटेंट्स, न्यूट्रेंट्स और जीनोबायोटिक्स को रिमूव करते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। अगर देखें कि एल एल जी होते क्या है, तो एल जी एक्वेटिक और मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें जनरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीफ नहीं होते। एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये सॉलिडिफिकेशन में यूज होता है, इनके जो प्रोल्यूटेड हो जाए जीनोबायोटिक्स की वजह से या हैवी मेटल्स की वजह से, तो उन हैवी मेटल्स या जीनोबायोटिक्स को एलजी की मदद से रिमूव किया जाता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एलजी में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये कार्बन इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। उसके बाद ऑयल स्पिल क्लीन अप के लिए ये यूज होते हैं। इनके जब वाटर के ऊपर वाटर में ऑयल लीकेज हो जाती है तो वो ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर लेयर बना लेता है जिसकी वजह से लाइट पास नहीं हो सके। तो हम स्पेसिफिक स्पीशीज को यूज करते हुए उस ऑयल को ऑब्जर्व करवा सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट रिकवरी के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। इनके स्टीम या डिफरेंट वाटर बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करवाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि कौन से स्पीशीज को हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें हमें क्लोरेला वल्गैरिस आ जाता है, स्पैरोजेरा स्पीशीज आ जाते हैं, सिंडेसमस एल्जी, नॉस्टर एल्जी और सर्विसल स्पीशीज वगैरह आ जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पैरोजेरा को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। स्पैरोजेरा जो है वो एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है। इसको इसके स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये नाम दिया गया है। ये पार्टिकुलरली इफेक्टिव है ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और ये आर्सेनिक, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयरन, मैंगनीज वगैरह जैसी हैवी मेटल्स को ट्रीट कर सकता है। उसके बाद इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो है वो है कल्टीवेशन आ जाता है कि हम सबसे पहले उसे कल्टीवेट करना है। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल पॉन्ड या टैंक को यूज करते हुए उसे ऑप्टिमम मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच वगैरह, जिसमें वो इजीली ग्रो कर सके। उसके बाद हमने अलगल सिलेक्शन करनी होती है कि अलग की कौन सी स्पीशीज हम यूज करें जो कि मैक्सिमम, जिसके पास मैक्सिमम बैटरी हो कि वो हैवी मेटल्स को ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद आता है प्री ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले हमने उसका प्री ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह होते हैं उनको ऑब्जर्व करवाया जाता है या रिमूव करवाया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। उसके बाद आता है कंटेक्ट टाइम। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी एलजी की स्पीशीज यूज कर रहे हैं और कौन सी हैवी मेटल्स या जीनोबायोटिक्स वगैरह को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद मेटल अपटेक आता है कि जो एलजी की स्पीशीज होती है वो उस मेटल्स को और या मेटल को वहाँ से रिमूव करती है या ऑब्जर्व करती है। उसके बाद हम उसे मॉनिटर करते रहते हैं ताकि वो मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद जब ये वो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और जो वाटर ट्रीट करते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म आरसीयू को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एडसॉर्प्शन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पैरोजेरा आर्सेनिक को वाटर से रिमूव करती है और स्पैरोजेरा जो स्पीशीज है उस वो हाई लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि आर्सेनिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकें और आर्सेनिक के जो आयंस हैं प्रेजेंट होते हैं वो सेल वॉल, स्पैरोजेरा सेल वॉल के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है सरफेस फंक्शनल ग्रुप। इनकी जो स्पैरोजेरा स्पीशीज है उसकी सेल वॉल के ऊपर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल और सल्फेटल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रुप्स जो होते हैं इनके पास हाई एफिनिटी होती है मेटल आयंस के लिए और ये उनके साथ केमिकल बॉन्ड बना देते हैं जिसकी वजह से
आर्सेनिक को हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मिलती हैं और वो उनके साथ कोऑर्डिनेट हो जाती है। उसके बाद जो स्पैरोजेरा के सेल वाल होते हैं और आर्सेनिक के आयंस होते हैं, उनमें आपस में कंटैक्ट करके उनमें एक्सचेंज हो जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम वगैरह के साथ। और ये जो एक्सचेंज होता है ये एल्गल बायोमास को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है कम्प्लेक्सेशन। कम्प्लेक्सेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल से कम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। यानी कि जब मेटल आयंस स्पैरोजेरा की सेल वॉल के ऊपर आके इकट्ठे होते रहते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे कि सल्फाइडल ग्रुप जो होता है वो स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाता है आर्सेनिक के साथ और वाटर से उसे रिमूव करता है। और ये जो कम्प्लेक्सेशन प्रोसेस होता है ये इन्हांस करता है उसकी स्टेबिलिटी को कि मैक्सिमम मेटल आयंस आए और उसके ऊपर आके बाइंड हो जाए। उसके बाद होता है पीएच और सरफेस चार्ज। जो लो पीएच होती है उसके ऊपर स्पैरोजेरा की जो सेल वॉल होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और वो आर्सेनिक के नेगेटिव चार्ज आयन को अलाउ करती है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से आके वो उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही पीएच इंक्रीज करती है तो जो चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है और ये इन्फ्लुएंस करता है कि आर्सेनिक का एब्जॉर्प्शन बिहेवियर जो है वो ज़्यादा हो। उसके बाद आता है सेलेस्मस एल्गी। ये क्लोरोफैसी फैमिली से बिलोंग करती है और मोस्टली कोलोनियल और यूनिसेलुलर माइक्रोवेल्यूम होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और मोस्टली ये कॉलोनीज की शेप में रहते हैं, जो कि 4, 8, 16 एंड 32 सेल्स की होती हो सकती है। कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो स्पाइनी होती हैं और ब्रिसल होती हैं। कुछ ये मेन कंपोनेंट है फ्रेश वाटर प्लैंक्टन का। और बायोडीजल को इसमें पोटेंशियल होता है कि बायोडीजल को यूज़ करता है और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें जिसकी वजह से हम इसे फाइब्रोमिनेशन में यूज़ करते हैं तो ये हाई न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये कम टाइम में खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। उसके बाद इसके पास फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और ये अलग अलग बायोमास बनाता है। और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को बेयर कर सकता है। ये लिक्विड को अकोमोडेट कर सकता है और को कल्टीवेशन की वजह से ये दूसरी स्पीशीज बैक्टीरिया वगैरह या दूसरी स्पीशीज के साथ भी हम इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेकोरिमिनेशन ऑफ पिगरी फॉर्म। यानी कि पिगरी फॉर्म की हम फेकोरिमिनेशन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम एलजी की स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं और उसको कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद वाटर को वेस्ट वाटर जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं और जो एलजी और बैक्टीरिया इन दोनों के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अपटेक अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करवाया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजनेशन हो सके। उसके बाद बायोमास को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है उसको डिफरेंट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज क्लीन कर रही है इन्वायरमेंट को। सबसे पहला जो है वो है बायोफ्यूल पोटेंशियल, यानी कि इसके पास पोटेंशियल है कि ये बायोफ्यूल प्रोड्यूस करती है और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के जरिए ट्रीट करती है। उसके बाद आते हैं कि हम इसको ओलिव मिल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जब हम ओलिव आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसके नतीजे में जो ओलिव मिल वेस्ट वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पॉलीफिनोल पे मुश्तमिल होता है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक और फाइटोटॉक्सिक है। तकरीबन 1 टन जो ओलिव है वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 टन ओलिव मिल वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक होता है और एवरेज जो इसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो 80 ग्राम पर लीटर होती है। और इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो कि 7 to 15 ग्राम पर लीटर होते हैं। और इसकी जो स्पीशीज हम यूज़ कर सकते हैं तो वो एंड्रोस्टक मुस्कोरम और एना बैना ओरेसिया है। मेथडोलॉजी की बात करें कि किस मेथड के जरिए हम इसे ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो हम इन स्पीशीज को सिलेक्ट करते हैं और इनको सेपरेटली ग्रो करवाते हैं।
उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में हम वेस्ट मिल ओलिव मिल वर्ड जो होता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसके साथ इसे ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो फिनोल्स या डिफरेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ये डिग्रेड करता है, और जब डिग्रेडेशन हो जाती है तो उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है या लेक्स टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका प्रोसेस है। फर्स्ट फर्स्ट में देखिए कि रॉ रॉ है और मिल, लेकिन सेकंड स्टेप में जो है वो उसकी सेडिमेंटेशन, जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं, और थर्ड में सुपरटेंट है, ये जो वाटर है वो ऊपर आ गए हैं और जो सॉलिड्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं। और फोर्थ में जो ट्रीटेड है ऑयल मिल, ऑलिव मिल, वेस्ट वाटर वो है। उसके बाद आता है कि प्रोसेस किस तरह होता है फर्मेंटेशन का। ये जो साइनोबैक्टीरिया के साथ हम इसे कल्चर कर सकते हैं और इसको कल्चर ताकि ये इसकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कर सके, और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बाद हम जो वेस्ट इसका वेस्ट वाटर होता है उसको रिलीज कर देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद आता है कि सरगर्सन स्पीशीज को हम किस तरह बायोगैस के तौर पर देखते हैं। ये जाना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल, अफोर्डेबल, एफिशिएंट मटेरियल है, और ये कंटेमिनेंट्स को इकोसिस्टम से रिमूव करता है। ये हाईलाइट करता है कि ये पोटेंशियल बायोडेवलपमेंट है बेस्ड ऑन सिलेक्शन। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये रेड और ग्रीन एलगी की निस्बत बहुत ज़्यादा टॉलरेबल है और रेजिस्टेंट है हैवी मेटल्स के लिए। और इसके बाद ये कैपेसिटी है कि वो ये बायोफ्यूल्स पैदा कर सकता है, और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो एल्जीनिक एसिड है। ये बायो इसके पास बायोपॉलीमर होते हैं जिसमें मिनरलिक कार्बोनिक एसिड्स हैं, सेलुलोज होता है, और स्ट्रक्चरल होमोपोलिसैकेराइड होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो है, सबसे पहले जो इसकी सेल वॉल के आयन होते हैं और हैवी मेटल्स के आयन उनमें आपस में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि इसके जो आयन होते हैं वो हैवी मेटल्स के साथ चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिजियोसर्प्शन होती है। फिजियोसर्प्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकली मॉलिक्यूल्स को सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कर लिया जाता है, यानी उनमें कोई केमिकल पार्टिकल नहीं होती, और ये लेस कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद जो इसके में मैक्रो पोल्यूटेंट होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करवाया जाता है डिफरेंट प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन के जरिए इनको रिमूव करवाया जाता है। उसके बाद जो स्मॉल पोल्यूटेंट्स रह जाते हैं उनको केमिसॉर्प्शन के जरिए रिमूव करवाया जाता है, यानी कि उनमें उनके स्पीशीज के अंदर केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज, कौन कौन सी मेटल को हम सर्वसम स्पीशीज से ट्रीट कर सकते हैं। ये कैडमियम है, कॉपर है, लेड और जिंक वगैरह आ जाते हैं। और अगर इसके फैक्टर की फैक्टर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है बायोएब्जॉर्प्शन के लिए, और मोस्टली ये 7 pH के ऊपर बात करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो इफेक्टिव बायोएब्जॉर्प्शन है और हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है बायोमास की। उसके बाद अगर इसके नेक्स्ट बात करें तो ये बायोरेमेडिएट है, और डिपेंड्स करता है कि ये स्पीशीज कितना सरफेस प्रोवाइड करती है उसको। और इसके फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कि स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसकी जो साधन है वो बहुत लिमिटेड है, या यूज जो है वो बहुत लिमिटेड है, और ये छोटे स्मॉल स्केल पर इस इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इसे हम वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं कर सकते, इनके लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है लीगल स्पीशीज सिलेक्शन। ये बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि कौन सी स्पीशीज की कौन सी स्पीशीज को सिलेक्ट करें और कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, इनकी कौन सी मैक्सिमम इसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो हैवी मेटल को ऑब्जर्व कर सके और रिमूव कर सके। इस तरह और उनकी आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जब हम एलजी की स्पीशीज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हमें उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह। तो इनकी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लेवल की वजह से ये अलग अलग ब्लूम काज कर सकते हैं और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे हम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट जो आ जाता है वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस आ जाता है, इनके ये हमें ये नहीं मालूम होता कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है या नहीं है।
ये भी हो सकता है कि ये दोबारा हम जिस मेटल को ट्रीट कर रहे हैं वो दोबारा किसी और फॉर्म में इन्वायरमेंट में एकोमोडेट हो रही हो। तो इसके लिए ये हमें देखना पड़ता है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, यानी कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में हो रहा है तो वो क्या है। उसके बाद आता है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि हमें ये जो प्रोसेस है, ये रेमिडिएशन प्रोसेस, ये हमें इकोनॉमिकली बेयरेबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। और इसकी कॉस्ट को जो होता है वो या हार्वेस्टिंग प्रोसेस मेथड और एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल वगैरह को देखना पड़ता है अल्गोरिथम्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आ जाता है कि सबसे पहले जो होता है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और रिन्यूएबल है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले जो आ जाता है वो ये इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसके बाद आ जाता है पर्सनैलिटी, इनके ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैवी मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैवी मेटल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं, और डिफरेंट जीनोबायोटिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह को हम इसके जरिए ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाई रिमूवल एफिशिएंसी। इनके एलजी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट को अपटेक कर सकती है, और ये अकोमोडेट अकोमोडेट कर सकती है उसमें इन्वायरमेंट में, और ये ऑब्जर्व कर सकती है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट रिकवरी, एलजी के यूज करते हुए हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर सकते हैं डिफरेंट वाटर बॉडी से ड्यूरिंग फाइको रेमिडिएशन। उसके बाद है ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिमूव करते हैं। इसकी वजह से इनकी इस करेक्टरिस्टिक की वजह से हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इनके अगर इसकी स्पीशीज हमें इजीली अवेलेबल हो और हम उनको इजीली कल्चर कर सकें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इजी प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें आ जाता है कि जो स्पीशीज होती है वो हमारे पास लिमिटेड हो सकती है इनके, और ये भी हो सकता है कि वो जिस मेटल को हम ट्रीट कर रहे हैं वो दोबारा किसी और टॉक्सिक फॉर्म में इन्वायरमेंट में